नमस्ते दोस्तों, मैं सीए अंकिता पटनी आप लोगों के पास वापस से आ गई हूँ एक धमाकेदार रिवीजन सीए इंटरमीडिएट और आईपीसीसी का लेकर। जैसे आप लोग जानते हो मेरे कुछ वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोडेड हो गए थे। पार्ट 1 जो मेरा था इट वाज रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 42 का रिवीजन। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज ये वीडियो को जरूर देखना। सेकेंड पार्ट जो था दैट वाज द रिवीजन ऑफ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली द न्यू कोर्स स्टूडेंट्स, जो स्वप्निल सर ने किया था कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 123 से लेकर 148, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और तीसरा पार्ट जो था उसमें 2 टॉपिक्स कवर हुए थे। एक था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, all the 5 kinds of special contracts applicable to intermediate students as well as CA IPCC students। और उसके बाद जैसे ही मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया था, सर ने पढ़ाया था और सर ने रिवीजन लिया था ऑफ IOS, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, विच इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द न्यू कोर्स दैट इज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज मैं आपके पास आई हूँ लेकर पार्ट नंबर 4, जिसमें रिवीजन होने वाला है कुछ सेक्शंस का ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आफ्टर 43 अप टू 122। इन सेक्शंस में का जो मेन कोर सेक्शंस है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 विच इज रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल, इसका मैंने रिवीजन लिया है। और मीटिंग्स के रिक्विजिट्स का जो है वो रिवीजन मैं अब लेने वाली हूँ। तो प्लीज इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ योर, ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एवरीथिंग दैट आई हैव कवर्ड इन दिस टॉपिक इज प्रोसीजर बेस्ड, जिसमें रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि आप चीज़ें भूलने लग जाते हो, क्योंकि लर्निंग आपका बहुत पहले हुआ था। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और कोई भी टॉपिक को मिस मत करना। क्या पता कौन से कंटेंट में से इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। ओके और प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है इस रिवीजन से आपको फायदा हुआ है, तो प्लीज अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है या जूनियर्स है जो इंटरमीडिएट का या आईपीसीसी का, क्योंकि ये वाला जो रिवीजन है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज आईपीसीसी, आपके जूनियर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जरूर शेयर करना, आपको दुआएं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। हियर इट इज। आपकी जो बुक्स है, या तो अगर आपके पास आपकी मेन बुक होगी वो आप आपके सामने रखिए, या तो अगर आपकी चार्ट बुक आपने आज लाई है, प्लीज ओपन द चार्ट बुक एंड डू द रिवीजन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक। जो भी बुक से आप कंफर्टेबल हो उसी बुक को आपके सामने रखना और उसी बुक से आपको रिवीजन करना है। एंड रिमेंबर, दिस रिवीजन इज फॉर यू ऑल, इट इज नॉट for me, so everyone has to be involved in the revision process। हमेशा की तरह जैसे मैंने पहले कहा है, प्लीज बी इन्वॉल्व इन द रिविजन प्रोसेस। जो भी याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है, प्लीज बोलने की कोशिश कीजिए, उससे चीजें और ज्यादा समय के लिए रिटेन रहती है। जो नहीं आ रहा है आपकी बुक में मार्क करते जाइए, ताकि घर पे जब आप उसे वापस से रिवाइज करोगे यू नो कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक को कम फोकस करके फास्ट ट्रैक मैनर में हमें पढ़ना है। तो देखो, क्योंकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले क्या होने वाला है, समय चीटी जितना और सिलेबस पहाड़ जितना, it is going to be almost next to impossible to revise everything in one day। तो इसीलिए ये जो आपकी मेन बुक है उसको कस्टमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू यू ऑल। बुक में कंटेंट तो सब कुछ मैंने कवर किया है, बट अब आप लोगों को आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज करना जरूरी है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज अ यूनिक स्टूडेंट। हो सकता है इसे कुछ डिफिकल्ट है, वही सेक्शन इन्हें इजी है। इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे अराउंड। इन्हें कुछ सेक्शन जो है वो डिफिकल्ट लगता है और इन्हें काफी आसान लगता है। तो आपको खुद जज करना है व्हाट आर दोज सेक्शंस व्हिच आर डिफिकल्ट फॉर यू ऑल एंड ईजी फॉर ऑल, और उसी के हिसाब से आप आपकी बुक्स को अभी के अभी कस्टमाइज करने वाले हो। एंड एवरीवन हैज टू से द आंसर्स। ओके, शुरू करती हूँ विद सेक्शन नंबर 43 जो कहता है अबाउट शेयर कैपिटल। मुझे बताइए, शेयर्स ऑफ एनी कंपनी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट आर दीज 2 टाइप्स? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो शेयर्स इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस है। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से 2 प्रेफरेंशियल राइट्स?
right for payment of dividend and right of repayment of capital. तो रीपेमेंट का कैपिटल हो रहा है या डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है, इक्विटी शेयर्स को देने के पहले क्या ये पैसा दिया जाएगा टू आवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? यही प्रेफरेंस शेयर्स कैन दे बी ऑफ वेरियस टाइप्स. So on the basis of dividend, preference shares can be cumulative and non-cumulative. Convertibility के हिसाब से preference shares can be convertible or non-convert. Participation के हिसाब से they can be participating or non-participating. Can your preference shares be irredeemable in nature? So should they compulsorily be redeemable? Redeemable within how many years? 20 years. But in case of infrastructure companies, the act has allowed 30 years. But 21st year se kam you will have to redeem 10% of the amount of preference shares. Yes or no guys? बोलो ना. Equity shares के भी दो types है. DVRs, full form बता सकते हो? Shares with differential voting right. Can your shares also be with equal voting rights? अगर आपको इशू करने हैं shares with differential voting rights, can you tell me all the conditions which are laid down under the act in order to issue DVRs? सबसे पहली बात तो क्या आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होना जरूरी है? रेजोल्यूशन पास करना होगा, बट दिस रेजोल्यूशन विल बी एन वेरी गुड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. हमारा मीटिंग्स का चैप्टर पढ़ के हो गया है. डीवीआर अगर इशू करने, याद है क्या? डीवीआर को इशू करना, शेयर्स को बायबैक करना. अगर आपकी कंपनी है एक लिस्टेड कंपनी, क्या आपको ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा थ्रू अ पोस्टल बैलेट? यस और नो गाइस? तो वापस से दो कंडीशन. पहली बात तो क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथोरिटी होना जरूरी है. प्लस आप मुझे बताओगे कि रेजोल्यूशन आप कौन सा पास करने वाले हो, स्पेशल या ऑर्डिनरी? और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, दिस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी पास थ्रू अ पोस्टल बैलेट. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीवीआर दैट योर कंपनी कैन इशू इज दैट परसेंटेज. 26% of what? Post total equity share capital. Yes or no guys? Yes. The company should have a track of distributable profits for the last 3 years. जरूरी नहीं है distributable profit distribute किया है, but the company should be a profit making company. क्योंकि हम कह रहे हैं कि हे शेयर होल्डर, हम आपके वोटिंग राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आपको ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो डिविडेंड देने की औकात भी तो होनी चाहिए ना कंपनी में. इसलिए कंपनी ने पास्ट 3 सालों में प्रॉफिट कमाया है, मतलब इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग कंपनी. प्लस द नेक्स्ट कंडीशन सेज दैट द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन फाइलिंग 2 चीजें. कौन सी 3? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर द लास्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. Yes or no guys? Financial statements मतलब आपका profit and loss account and balance sheet. Annual return आपने पढ़ा है section number 92. There is a whole big list of many things stated in the annual return. तो ये दोनों भी document तीनों भी सालों में आपने फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आप डीवीआर इशू कर सकते हो. नहीं समझा आपको? बताओ तो मुझे ये सारे 4-5 कंडीशंस जो अभी तक मैंने डिस्कस की है, वापस से बताओ तो 5 कंडीशंस. आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होना जरूरी है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे, 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा आपका डीवीआर नहीं हो सकता. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होने इन द पास्ट 3 एंड नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग विच 2 थिंग्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and annual returns in the last 3 preceding financial years. साथ ही साथ there is no subsisting default. Subsisting मतलब existing default. There is no subsisting default in the payment of declared dividends. दिख रहा है क्या आपको? Declared dividends to its shareholders or repayment of its matured deposits, or the redemption of preference shares or the redemption of debentures. तो subsisting मतलब live existing default नहीं है in the payment of declared dividends, in the repayment of
the matured deposits or on the redemption of preference shares or on the debentures, plus deposits पे दिया जाने वाला interest, प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया जाने वाला डिविडेंड या डिबेंचर्स पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट, इसमें भी कोई भी डिफॉल्ट आपने नहीं किया है तो ही आप डीवीआर इशू कर सकते हो. एंड द लास्ट पॉइंट सेज, हाँ और 2 पॉइंट्स है, साथ ही साथ कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कंपनी ने लोन लिया है, इसका भी इंटरेस्ट या रीपेमेंट में कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है. एंड देयर आर 4 एक्ट्स जिसमें यू हैव नॉट बीन पीनलाइज्ड इन द प्रीसीडिंग 3 years. आप बता सकते हो कौन से है वो एक्ट्स? एक तो आरबीआई एक्ट, सेबी, सीक्रा एंड फेमा. कौन से बताओ तो? आरबीआई एक्ट, सेबी के गाइडलाइंस, सीक्रा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एंड लास्टली इज फेमा. फेमा इज फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ये 4 सालों में, पिछले 3 सालों में आप पीनलाइज नहीं हुए. ये 4 एक्ट में पिछले 3 सालों में आप पीनलाइज नहीं हुए, तब आप डीवीआर इशू कर सकते हो. तो ये है ए टू एच कंडीशंस. ओके चलो देखो मैं क्या कह रही थी. नाउ दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इवन इन May 18 अटेम्प्ट. तो अगर आपकी कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है, कौन से होंगे वो सारे कंडीशंस जो आपकी कंपनी को कंप्लाई करने होंगे? तो दो स्टूडेंट्स हु आर वीक इन द लर्निंग पार्ट, आपको ये सारे कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि इनमें आपने जितने पॉइंट्स लिखे उसी के मार्क्स मिलेंगे. जो नहीं लिखा है उसके मार्क्स स्ट्रेट अवे कट होने वाले हैं. सो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर राइटिंग ऑल द पॉइंट्स इन सच थ्योरेटिकल आंसर्स. तो अगर डीवीआर से रिलेटेड जैसे इंस्टीट्यूट अगर कोई भी सवाल पूछती है, ये ए टू एच सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फुल मार्क्स इन सच अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. तो लास्ट टाइम बिफोर मूविंग अहेड, कैन यू ऑल टेल मी ऑल द कंडीशंस टुगेदर इन ऑर्डर टू इशू डीवीआरस? चलो बोलिए. आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होना जरूरी है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. मैक्सिमम डीवीआर 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. कंपनी का होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न इन द लास्ट 3 preceding years फाइनेंशियल ईयर्स. साथ ही साथ कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है इन द रीपेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या उनके ऊपर का इंटरेस्ट या डिविडेंड एज द केस में भी. कोई लोन लिया है या एम्प्लॉइज के ड्यू है, उनमें भी कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया. एंड लास्ट पॉइंट सेज 4 एक्ट्स में द कंपनी शुड नॉट हैव बीन पीनलाइज्ड इन द लास्ट 3 years. ये चारों भी एक्ट्स का नाम बता सकते हो आप? आरबीआई एक्ट, सेबी गाइडलाइंस, सीकरा एंड फेमा. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट 45 and 46 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी शेयर सर्टिफिकेट. क्या एवरी शेयर सर्टिफिकेट शुड बी डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड? It should be distinctively numbered and plus it should be issued under the company's common seal. But अब आप मुझे बताओ, आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, क्या बात है, आप कॉमन सील अफिक्स करके शेयर सर्टिफिकेट को इशू करोगे. बट सपोज कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, तो एक्ट कहती है देन एनी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन साइन इंस्टेड ऑफ द कॉमन सील. और अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, देन 1 डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी विल साइन द शेयर सर्टिफिकेट. डिस्टिंक्टिव नंबर क्यों होता है? Yes, for easy identification purpose. जैसे every currency note has a distinctive number, वैसे every share certificate has a distinctive number, which because of which identification becomes very easy. But I told you all nowadays physical shares issue होना बहुत कम हो गया है क्योंकि एक्ट के हिसाब से now it is mandatory for every public company compulsory to issue shares in the dematerialized format. Yes or no guys? Yes. अगर कंपनी चाहे, can it variate the rights attached to a particular class of shares?
सो यही वेरिएशन के बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 47 के अंदर। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया था, मैंने अमेंडमेंट ऑलरेडी आपको बताया था। दिस 47 इज एन एक्सेप्शन टू 3 सेक्शंस, सेक्शन 43, सेक्शन नंबर 50 एंड सेक्शन नंबर 188। 43 जो अभी कुछ मिनटों पहले मैंने रिवाइज किया था, डीवीआर। वैसे तो देखो आप लोग जानते हो क्या होता है, दैट योर वोटिंग राइट्स आर प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप अमाउंट ऑन योर शेयर्स। तो जितना आपका पेड अप अमाउंट है ऑन योर इक्विटी शेयर्स, उसी के प्रोपोर्शन में आपको वोटिंग राइट मिलेगा। बट डीवीआर इज एन एक्सेप्शन टू 47, क्योंकि डीवीआर में तो हम क्या कर रहे हैं, आपका वोटिंग राइट कम कर रहे हैं, जिसके बदले में वी आर गिविंग यू एडिशनल डिविडेंड। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद में आपको पढ़ाने वाली हूँ सेक्शन नंबर 50 विच इज टॉकिंग अबाउट कॉल्स इन एडवांस। जरूर आपने कॉल्स इन एडवांस दिया है, मतलब आपका पेड अप अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, but still you will not get any additional voting rights. And there is one more section which will be taught to you all by Swapnil sir in CA final 188, related party transactions के केस में जो interested directors रहते हैं, those directors cannot vote in those resolution. Or if you are an interested party for a particular resolution to be passed at the meeting, तब ऐसे केस में we will not allow you to vote. चाहे आपने जितना कॉल है उतना पेड अप किया है, बट फिर भी इन अ प्रोपोर्शन टू योर पेड अप कैपिटल वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू वोट। मतलब बेसिकली 47 के ये 3 एक्सेप्शंस है। 47 क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। 47 ये कहता है कि आपके इक्विटी शेयर्स का पेड अप अमाउंट जो है, आपके इक्विटी शेयर्स का जो भी पेड अप अमाउंट है, उसी के प्रोपोर्शन में यू विल बी एंटाइटल्ड टू वोट। जितना आपका पेड अप, उसी के हिसाब से आपका वोटिंग। बट दिस 47 इज सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शंस। लास्ट टाइम कम ऑन टेल मी दीज 3 एक्सेप्शंस, बोलो। सेक्शन 43, सेक्शन नंबर 50 एंड सेक्शन नंबर 180। जनरल रूल क्या बोलता है, आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलाउड टू वोट? जनरल रूल। So general rule says that the preference shareholders are not allowed to vote. But are there certain exceptions to this general rule? अगर resolution pass हो रहा है for winding up, अगर resolution pass हो रहा है for the reduction of the share capital, तब ऐसे केस में ये 2 resolution में will the preference shareholders also be entitled to vote? And plus अगर आपका dividend 2 साल या उससे ज़्यादा pending है, मतलब आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, हाँ, 2 या 2 से ज्यादा साल आपको डिविडेंड नहीं दिया गया है, दैट टाइम ऑल्सो विल यू बी एंटाइटल्ड टू वोट। जनरल रूल क्या बोल रहा है, हु इज एंटाइटल्ड टू वोट? ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जनरल रूल के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 47। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 48, वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। तो अब देखो, अगर कंपनी चाहे, इट कैन वेरिएट द राइट्स अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। रेजोल्यूशन कौन सा होगा बताओगे क्या आप? ऑर्डिनरी या स्पेशल? स्पेशल रेजोल्यूशन। प्लस आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ये वेरिएशन की क्या ऑथोरिटी होना जरूरी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, बट फिर भी अगर लगे कि कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, 1/10 ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर नॉट डूइंग दिस वेरिएशन। वापस से रेजोल्यूशन अगर नहीं पास होता है, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, बट अगर वेरिएशन का एसआर पास हो गया ना, वेरिएशन का एसआर अगर पास हो गया ना, सुन रहे हो क्या आप मेरी बात? अब ऐसे केस में हो सकता है 80% लोगों ने हाँ कहा, 20% लोगों ने ना कहा, तो एसआर तो पास हो गया, सो द कंपनी विल गो फॉर अ वेरिएशन। स्टिल लॉ मेकर्स ने एक प्रोविजन डाला है, 1/10 ऑफ द पीपल हु डिड नॉट गिव द कंसेंट टू द वेरिएशन और मोर। अब और मोर कैन ओनली बी अप टू 25%, क्योंकि अगर 25% से ज्यादा लोगों ने ना बोला है, एसआर ही पास नहीं हुआ है। सो इट इज मिनिमम 10 अप टू 25 कैन गो एंड मेक एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब इज आर ट्रिब्यूनल, और जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल लेगा
will be full and binding on both the company as well as the shareholders. जो भी ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है वो डिसीजन को भी आपको आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर फाइल करना होगा. This is all about section number 48. आपकी पीपीटी बुक में इससे रिलेटेड पीपीटी होगा, तो उसमें मैंने पूरे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में बताया है सेक्शन नंबर 48 में भी, वो देख के आपको ज्यादा अच्छे से रिकलेक्ट होगा. हाँ या ना? नेक्स्ट 49, 50 and 51. All these three sections I am teaching you all together. पहली बात तो 49 कहता है जब कभी भी कंपनी शेयर्स पे कॉल कर रहे हैं, should the call be made on a uniform basis? कॉल्स पे क्या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? नहीं. एवरी कॉल दैट द कंपनी इज मेकिंग शुड बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस. इट कैन नॉट बी मेड ऑन अ डिस्क्रिमिनेशन. Once a call is made, it is going to be a debt due towards the company. Who has the authority to make a call on the shares? Who has the authority to make a call on the shares? The board of directors. तो single director cannot make the calls on a share. सही है गलत? बोलते क्यों नहीं? Calls in arrears पे अगर articles authorize करे, क्या कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? What is the maximum interest that the company can charge? 10% or a lower rate as may be prescribed in the company's article. Can a company, if authorized by its article, accept calls in advance? Yes. Calls in advance पे क्या एक्स्ट्रा आपको वोटिंग राइट मिलता है? नहीं. बट क्या डिविडेंड मिल सकता है? ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है, अगर आर्टिकल्स ऑथराइज करे, क्या आपको उस पे इंटरेस्ट भी मिल सकता है? Interest maximum can go up to 12% per annum. Plus, last point, ये calls in advance का पैसा will be given to the member only during the company's winding up. उसके पहले आप ये पैसे को डिमांड नहीं कर सकते. वाइंडिंग अप के वक्त भी किसको देने के बाद आपको ये पैसा मिलेगा? क्रेडिटर्स को देने के बाद. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के पहले यू विल गेट दिस कॉल्स इन एडवांस. सो दिस इज ऑल अबाउट 49, 50 and 51. अब next block of sections is section number 52, 3, 4 and 55. ये पूरा का पूरा अगला ब्लॉक है. Starting with the first point is कि can a company issue shares at a premium? प्रीमियम पे अगर कंपनी इशू कर रही है, क्या ज्यादा है, इशू प्राइस या फेस वैल्यू? एंड whatever is their difference will be known as the premium. इसी प्रीमियम को कौन से अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. Securities premium account balance can be utilized for 5 purposes. What are these 5 purposes? Can you tell me the memory technique? Preliminary bonus shares को discount पे या premium पे buyback कर. Preliminary is for preliminary expense. अच्छा, bonus shares is for discount is for discount on issue of shares or dividend. Premium is for premium on redemption of preference and buyback is for buyback. But अगर आपकी company is a company covered under 133, you can utilize this payment only for 3 reasons. What are these 3 reasons? बोलो. Bonus shares, buyback, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिविडेंड. वापस से 3 कारण बोलो तो. दोनों बी है, बोनस शेयर्स एंड, और लास्ट है शेयर्स और डिवेंचर्स. जनरल रूल क्या बोलता है? 53 नेक्स्ट वाला सेक्शन. कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट? व्हाट इज द जनरल रूल सेइंग? कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट? बट अब अमेंडमेंट के बाद इसके 2 एक्सेप्शन है. याद है क्या आपको? एक है 54. व्हाट इज 54? स्वेट इक्विटी शेयर. सो कैन स्वेट इक्विटी शेयर्स बी इशूड एट अ डिस्काउंट? एक तो ये है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो अगला ही सेक्शन है 54. दोज शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट. और एक दूसरा एक्सेप्शन आया है दैट अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू इट्स creditors when the debt is getting converted into shares. A company can issue shares at a discount. To whom? Only its creditors. Why is it issuing shares to its creditors? In order to convert its debt
into the shares under a statutory resolution plan. Yes or no guys? Yes. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं? यस, अगर कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय को कोई टेक्निकल नो हाउ है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप उसको रिवॉर्ड करने के लिए क्या कंपनी के दे रहे हो? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ताकि वो को ओनर बन जाए कंपनी का और कंपनी के प्रॉफिट और सक्सेस में वो भी भागीदार बन जाए. कैन स्वेट इक्विटी शेयर्स बी इशूड एट अ डिस्काउंट? स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने का क्या आप बता सकते हो रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी या स्पेशल? अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, कंपनीज एक्ट के साथ साथ क्या सेबी के गाइडलाइंस भी फॉलो करने पड़ेंगे? इसी स्वेट इक्विटी शेयर्स को बेचने के लिए देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स. प्लस लास्ट पॉइंट है स्वेट इक्विटी शेयर्स का स्पेशल बिजनेस भी है. ये स्पेशल बिजनेस, तो जब कभी भी आप रेजोल्यूशन पास करवाते हो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हो? इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होंगे? मटेरियल फैक्ट्स. 5 मटेरियल फैक्ट्स है, याद है क्या आपको? किसको इशू कर रहे हो, क्यों इशू कर रहे हो, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, क्या प्राइस पे कर रहे हो और मार्केट का प्राइस क्या है. कुछ याद आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा या सब कुछ? सब कुछ बताओ. 5 चीजें विच विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल फैक्ट्स. बोलो, किसको इशू कर रहे हो, क्यों इशू कर रहे हो, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, क्या प्राइस पे कर रहे हो और मार्केट का प्राइस क्या है. तो जब कभी भी आप इशू करते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स, आपको देना होता है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और जिसी में लिखे गए जाते हैं ये सारे मटेरियल फैक्ट्स. 55 is talking about issue as well as redemption of preference shares. Can a company issue irredeemable preference shares? तो देखो आपको दिख रहा है, नो कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर इररिडीमेबल इन नेचर. तो अगर आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते, कंपल्सरी योर प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीमेबल. रिडीमेबल विद इन हाउ मेनी इयर्स? कम ऑन टेल मी. विद इन अ पीरियड ऑफ, और 21st ईयर से आपको कितना पैसा वापस देना पड़ेगा? 10% ऑफ द रिडेम्पशन वैल्यू. यस और नो गाइस? Can you tell me the 2 sources of redeeming your preference shares? Face value, past profits या तो फिर fresh issue of shares. Past profit में से अगर पैसा इस्तेमाल किया गया है, an equivalent amount has to be transferred to capital redemption reserve account, and this CRR account can be utilized only for one purpose, and the issue of fully paid up बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. और एक चीज बताइए ना, कैन यू रिडीम योर प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम? अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम क्या अमाउंट कैन बी गिवन आउट ऑफ 2 सोर्सेज. विच आर दीज 2 सोर्सेज? सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो फिर पास्ट प्रॉफिट्स. सिक्योरिटीज प्रीमियम याद है ना आपको? प्रिलिमिनरी बोनस शेयर्स को डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे बाय बैक करूं. प्रीमियम इज फॉर व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. यस और नो गाइस? यस. नेक्स्ट 56, 57, 58 एंड 59 इज अनदर बंच ऑफ सेक्शन. तो घर पे भी जब आप रिवाइज करोगे ना, ये जो बंचेस ऑफ सेक्शन है आप वैसे ही रिवाइज करना. कुछ समझ रहा है क्या आपको? सो देखो, this chapter is a very big chapter. Chapter number 4 is a very big chapter under the Companies Act. आप क्या कर सकते हो, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो घर पे पढ़ना आसान होगा. एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. व्हाई इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम? जब मैंने पहली बार आपको बताया था क्लास में, तब इन डिटेल मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत कम है और आपकी मेहनत ज्यादा है. दिस चैप्टर इज अ प्योरली प्रोसीजर बेस्ड चैप्टर. तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो एक बार बता दिया, यू विल बी क्लियर. बाद में रोल जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी मेमोराइजिंग. और मेमोराइजिंग मैं तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए करवा नहीं पाऊंगी, वो तो आपको खुद के लिए ही करनी होगी. इसीलिए तो मेमोराइजिंग आसान हो जाए, ये रिविजन सेशंस हो रहे हैं, ताकि क्या होगा, घर पे आसानी से क्लिक हो जाए और लर्न करने के लिए आसान हो जाए. नहीं तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि पढ़ाया कब जाता है, रिविजन कब होता भी है या नहीं भी होता है कहीं और, तो हो क्या जाता है, गैप हो जाती है. और जितनी गैप बढ़ती जाती है उतना आप भूलने लग जाते हो.
So hence these revision sessions are being conducted ताकि आप भूलो कम, नहीं तो क्या हो जाएगा, you all will start forgetting things. And if you are starting to forget things, it is going to be more challenging for learning the things. अगर सब कुछ माइंड में फ्रेश है, फटाफट लर्न हो जाता है, और एक बार लर्न हो गया ना, खत्म है, फिर तो सिर्फ बात रह जाती है प्रेजेंटेशन की. समझ रहे हो क्या आप? इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए ऑन द रिविजन पार्ट, मत मस्ती कीजिए. नेक्स्ट 56, 57, 58 एंड 59. सबसे पहली बात तो देखो, क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया था खुशी और शिवानी का. ट्रांसफर और ट्रांसमिशन आपको मुझे बताना है सेम है या अलग अलग है. विच इज वॉलेंट्री, विच इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कहां पे सेल और परचेस हो रहा है? व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी. कहां पे ट्रांसफर डीड SH4 इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कहां नहीं होता है. कहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड है, कहां पे नहीं है. और क्योंकि ट्रांसफर में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, क्या स्टैम्प ड्यूटी भी ट्रांसफर के वक्त यूज होगी, और स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसमिशन के वक्त देने की जरूरत नहीं. यही ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का एक प्रोसीजर है. एंड अ कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर योर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन. हाँ, कुछ जेन्युइन ग्राउंड्स है जहां पे रिफ्यूजल अलाउड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर योर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन. और अगर कंपनी ने रिफ्यूज किया, क्या कंपनी के पास, सॉरी, क्या आपके पास पूरे रेमेडीज है ट्रिब्यूनल के पास अपील करने के लिए? कुछ याद है क्या आपको? एक मिनट रुको, मैं पीपीटी प्ले करती हूँ, अच्छे से याद आएगा. ये सेक्शन को इसी पीपीटी से हम लोग रिकलेक्ट करेंगे. नो पिच पिच. अब क्या हुआ है, ट्रांसफरी हैज गॉन टू द कंपनी टू रजिस्टर हिज ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, और कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया ना ये ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने के लिए. अब पहले तो एक्ट कहती है जब कभी भी कंपनी रिफ्यूज करती है टू रजिस्टर अ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सेंड अ नोटिस विद इन 30 days. कितने लोगों को नोटिस दी जाती है? 2. कौन 2 लोगों को? ट्रांसफर और एंड ट्रांसफर. इसी नोटिस में क्या लिखा जाएगा कि क्यों ये रिफ्यूजल हो रहा है. सो इट इज, इसी नोटिस में लिखा जाएगा द रीजंस व्हाई दिस ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वाज रिफ्यूज्ड. अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है and the ground of refusal was not genuine, can you go and make an appeal to the tribunal? क्या ट्रिब्यूनल को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी? अगर आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है, तब ऐसे केस में द ट्रिब्यूनल विल डायरेक्ट द कंपनी टू record this transfer or transmission as the case may be, and the company will have to listen to the order of the tribunal within a period of 10 days. But अब question ये arise हुआ, कितने समय के अंदर you have to go and make an appeal to the tribunal? Now this will depend. This will depend. नोटिस मिली है नहीं मिली है? नोटिस मिली है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. नोटिस नहीं मिली है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक. सबसे पहले तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि रिफ्यूजल की नोटिस मिली है. जैसे ही रिफ्यूजल की नोटिस मिली है, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, यू विल गो टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ, और अगर पब्लिक कंपनी है विद इन अ पीरियड ऑफ, दिस 30 and 60 days इज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल. बट अगर नोटिस मिली ही नहीं, स्टिल यू कैन मेक एन अपील टू द ट्रिब्यूनल. If you are a private company within a period of 60 days, and if you are a public company within a period of, this 60 and 90 days is from the date of making an application, yes, to the company. So basically उस दिन पे जब आपने ट्रांसफर डीड को कंपनी के पास सबमिट किया था, उसी डेट ऑफ सबमिशन से ये 60 और 90 डेज का कैलकुलेशन शुरू होगा. नहीं समझा आपको? पक्का? So this is all about transfer and transmission of shares. उसी का अगला सेक्शन है जो कहता है, अगर कंपनी ने विदाउट एनी सफिशिएंट रीजंस आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड कर दिया है, आपका नाम ऐड करने से ओमिट कर दिया है, या कंपनी ले रही है अननेसेसरी टाइम, इट इज पर्पसली डीलेइंग registering this transfer or transmission, can you make an application to the tribunal for the rectification of the register of members? और ट्रिब्यूनल आपकी बातों को सुनेगा.
अगर केस जेन्युइन नहीं लगेगा डिसमिस कर देगा. अगर केस जेन्युइन लगे it will make and pass an order against the company to do the necessary changes and the company will have to comply the order of the tribunal within a period of 10 days. Yes or no guys? Yes. Next, section number 60. जहां कहीं पे भी कंपनी लिखती है अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसी के साथ साथ क्या कंपनी को लिखना होगा अपना सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल. यस. फिर 61, खैर प्रीवियस रिवीजन में मैंने 61 रिवाइज किया था जब मैं अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा रही थी, बट क्योंकि अब यहाँ पे वापस आया है मैं ये रिवीजन वापस से लेना चाहती हूँ. 5 सर्कमस्टेंसेज है जो एक्ट में दिए गए हैं विच रिजल्ट इनटू एन अल्ट्रेशन ऑफ योर share capital. Can you tell me these 5 reasons? Yes. Increase in the authorized share capital. To diminish your authorized share capital. Conversion of share into stock. Stock into shares. कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन. वापस से बताओ तो 5 चीजें. इंक्रीज इन द ऑथराइज शेयर, टू डिमिनिश योर ऑथराइज शेयर कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर्स, कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन. तो 61 बताता है वो 5 सर्कमस्टेंसेस जिनके द्वारा कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल अल्टर होता है, मतलब कंपनी का एमओए का कैपिटल क्लॉज जो है वो अल्टर होता है. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 62, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल. फर्दर इशू के लिए कैन अ कंपनी गो टू इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स. एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास जब कंपनी जाती है इसी को क्या कहते हैं? अ राइट इशू. व्हेनेवर अ कंपनी इज गोइंग फॉर अ राइट इशू, should it offer shares to all its existing equity shareholders? As a member, you have 3 things, 3 options. 1, can you subscribe to the right shares? Can you renounce your right? And can you do nothing? Yes or no, guys? Yes. Next, can a company also go to its existing employees? Existing employees के पास जब कंपनी जाती है उसको क्या कहते हैं? ESOP, Employees Stock Option Plan. और लास्ट है ना existing members, ना existing employees, can we also go to others? Others can either be a private placement or a public offer. Yes or no, guys? Yes. Next. Can a company issue bonus shares? Bonus shares, are they issued for consideration or free of cost? Tell me the 3 sources out of which you can issue bonus shares. CRR, Securities Premium, Free Reserves. वापस से बोलो तो CRR, Securities Premium या Free Reserves. बोनस शेयर्स इशू करने के लिए क्या आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होना जरूरी है? रेजोल्यूशन लगता है मीटिंग का, एंड दिस रेजोल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. The company should not have defaulted in the payment of any statutory dues of its employees. तो ही कंपनी जो है वो इशू कर सकती है बोनस शेयर्स. यस और नो गाइस? स्वप्निल सर ने खैर आपको पढ़ाया ही होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे कह देती हूँ, यू कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ योर डिविडेंड. तो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड कंपल्सरी हैज टू बी पेड इन कैश और चेक एज द केस में बी. बट डिविडेंड ना देते हुए आप कंपनी के मेंबर्स को बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते. सो बोनस कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू योर डिविडेंड. हाँ, अगर आप चाहते हो आप डिविडेंड ना देते हुए बोनस इशू करो, वो चलेगा. बट अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यू हैव टू पे डिविडेंड इन कैश. You cannot give bonus shares instead of paying out the amount of the dividend. Yes or no, guys? बोलो ना. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है. वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है. कुछ याद आ रहा है क्या आपको? नहीं याद आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं. पहली बात तो मुझे बताओ,
रिडक्शन के लिए क्या आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होना जरूरी है? रेजोल्यूशन कौन सा है फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? ऑर्डिनरी या स्पेशल? स्पेशल रेजोल्यूशन। प्लस क्या ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लगेगा? ट्रिब्यूनल 3 महीनों का समय लेगा और बहुत लोगों को नोटिस देगा वेदर टू गो फॉर द रिडक्शन और नॉट गो फॉर द रिडक्शन। कौन से लोगों को नोटिस भेजता है ट्रिब्यूनल? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी एंड सेबी। प्लस क्रेडिटर्स को भी नोटिस दी जाएगी। क्रेडिटर्स का कंसेंट नहीं मिला, ट्राई टू कन्विंस देम। कन्विंस नहीं हुए, ट्राई टू गिव देम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से भी ना माने, पे देम ऑफ। उसी के बाद द ट्रिब्यूनल विल पास एन ऑर्डर फॉर योर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। वंस द रेजोल्यूशन इज पास यू कैन गो फॉर द रिडक्शन, और रिडक्शन जैसे ही हो गया आपके कंपनी के नाम के आगे 5 years तक एंड रिड्यूस्ड ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। So this was the procedure for reduction of share capital, which is section number 66 of the Companies Act 2013. Next, 67, section number 67, और उसी से कनेक्टेड फिर 68 और 69 भी है। कुछ याद आ रहा है क्या? एंड प्लस 70 ऑल्सो। सबसे पहली बात तो 67 कहता है, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से, ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो है वो किसी को भी फाइनेंस नहीं कर सकती है अपने शेयर्स खरीदने के लिए, या कंपनी खुद अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती। तो कंपनी खुद अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती, प्लस किसी और को भी वो फाइनेंस नहीं दे सकती है टू परचेज इट्स शेयर्स। बट यस, इसी 67 का एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 68। यस और नो गाइस? बोलो ना, हाँ या ना? बट इस 67 के और भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर आपकी कंपनी है एक बैंक, तो क्या ये अलाउड है? आपने आपके एम्प्लॉय को लोन दिया है आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, प्रोवाइडेड दिस लोन का अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हिज सैलरी? 6 months ऑफ हिज सैलरी। तभी भी क्या चलेगा? बोलो ना। और एक एक्सेप्शन है, कोई स्कीम के द्वारा, देखो एक तो बैंकिंग कंपनी है, कोई स्कीम के द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ट्रस्टी के थ्रू आपने फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय अगर पैसा दिया है टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो भी ये चीज अलाउड है। वापस से मैं पूरा का पूरा सेक्शन आप लोगों को रिपीट करके कहती हूँ, सुनो मेरी बात। 67 शुरू हुआ है कहते हुए कि कोई भी कंपनी खुद अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती, प्लस वो किसी और को भी फाइनेंस नहीं दे सकती है अपने शेयर्स खरीदने के लिए। बट अगर ये फाइनेंस दिया गया है टू बाय अ बैंकिंग कंपनी, इट इज अलाउड। ये फाइनेंस दिया गया है टू अ ट्रस्टी in pursuance of a scheme which was laid down for the benefit of the employees, it is allowed. And third exception जो है वो कहता है कि अगर आपने आपके एम्प्लॉय को लोन दिया है and this loan amount is not exceeding the employee's 6 months salary, still it is going to be allowed. इसी 67 का चौथा एक्सेप्शन है बायबैक। बायबैक के द्वारा अब कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज कर सकती है। कैन यू टेल मी द 3 सोर्सेज ऑफ बायबैक? Tell me the 3 sources of buyback. Come on. Free reserves, securities premium account and proceeds of issue of share. कोई भी पैसा जो आपने यूटिलाइज किया है फ्रॉम फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, विल इट बी ट्रांसफर्ड टू CRR अकाउंट? And this CRR balance can be utilized only for the issue of fully paid up bonus shares. What is the maximum amount of buyback that a company can do if the resolution passed is at the directors meeting? 10% of the total paid up equity share capital and free reserves. But अगर इससे ज्यादा बायबैक करना है, the company can go for a buyback, but BR से बात नहीं चलेगी, तब पास करना होगा SR। SR पास करके कितना बायबैक हो सकता है? 25% of what? Paid up capital and free reserve. But in 1 year, a company cannot go for a buyback of more than 25% of the paid up equity share capital. Buyback के बाद debt equity ratio should not be more than 2:1. Physically, the securities have to be destroyed within how many days?
7 डेज के अंदर फिजिकली आपको सिक्योरिटीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जैसे ही रेजोल्यूशन पास किया है, द बायबैक हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बायबैक के पहले भी और बायबैक के बाद ही कंपनी को फाइल करना होगा एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद द आरओसी। कूलिंग पीरियड, जैसे ही बायबैक हो गया, सेम क्लास के शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एक रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना पड़ेगा। इसी बायबैक के रिटर्न को आपको आरओसी और सेबी के पास फाइल करना होगा। और एक लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 70। 69 तो डिस्कस कर दिया, सीआरआर में ट्रांसफर करना। 70 प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक। कब कब कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। प्रोहिबिशन मतलब नहीं कर सकती। कब कब कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। 1, it cannot go for a buyback directly or indirectly through its subsidiary, through any investment company। कुछ याद नहीं आ रहा है, ये पूरा रीड करो सब लोग, पूरा सेक्शन रीड करो। 70, come on। This section of the Companies Act prohibits the company, पढ़ो सब लोग साथ में, for buyback in certain circumstances। The company shall not directly or indirectly purchase its shares through any of its subsidiary company or through any of its investment company, or कोई भी डिफॉल्ट कंपनी ने किया है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या उसका इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन या उसका इंटरेस्ट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या तो उसका डिविडेंड, तब ऐसे केस में कंपनी कैन नॉट गो फॉर अ बायबैक। रीड करो, 2 मिनट का समय मैं आपको दे रही हूं। डिपॉजिट्स का चैप्टर लास्ट में रिवाइज करेंगे अगर समय मिला तो। सबसे पहले आई वांट टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ मीटिंग्स। मीटिंग से रिलेटेड जैसे ही सेक्शंस खत्म हो जाएंगे, आई विल गो टू चार्जेस। चार्जेस के बाद अगर समय बचता है, रजिस्टर्स, एनुअल रिटर्न्स के सेक्शन करूंगी, एंड देन शायद ही बचेगा समय, डिपॉजिट्स होगा। अदरवाइज डिपॉजिट्स वुड बी एन होमवर्क फॉर ऑल। इतना तो मैंने रिवीजन करवा ही दिया है अब, तो इसलिए डिपॉजिट्स आप प्लीज होमवर्क की तरह रिवाइज कर लेना। फिलहाल आपके पापा चार्ट पे आ जाइए ऑफ द मीटिंग्स चैप्टर। इजी है, डिबेंचर का एक ही सेक्शन है ना, 70, और फिर 71 जो है वो तो नॉमिनेशन का, सॉरी 71 इसका है और 72 नॉमिनेशन का है। इट इज ओके, इजी है बहुत। डिबेंचर्स, यहां पे आओ ना, कहां पे, डिपॉजिट्स का चैप्टर नहीं, डायरेक्टली चैप्टर नंबर 7। हाँ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पेज नंबर क्या होगा?
46 क्या? Okay. I will tell you on which page number to come. Please come on page number 57 of this book of mine. Shh. सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है, सुनो रे, एवरीवन नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस? 21 क्लियर डेज। यही 21 क्लियर डेज में 4 दिन को एक्सक्लूड किया जाता है। कौन से है ये 4 दिन? डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ डिस्पैच एंड 2 days ऑफ ट्रांसमिशन। आपको मुझे बताना है 21 क्लियर डेज तो जनरल रूल है, शॉर्टर लेंथ कब एक्सेप्ट किया जाएगा? याद है क्या आपको? इसमें एक अमेंडमेंट है, शॉर्टर लेंथ को कब एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर एजीएम है नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट हैव अग्रीड फॉर अ शॉर्टर लेंथ। अगर आपकी है ईजीएम, मेजॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन, मतलब इक्वल टू और मोर देन 95% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक केस है अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, देन दोज मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द वोटिंग पावर। नोटिस किन किन लोगों को भेजी जाती है? ईच एंड एवरी मेंबर अगर मर गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ऑफिशियल असाइन, साथ ही साथ ऑडिटर, साथ ही साथ डायरेक्टर। मीटिंग की नोटिस में क्या क्या लिखते हो? कंटेंट क्या है? डे, प्लेस, आर, एजेंडा। वापस से बोलो तो, डे, प्लेस, आर, एजेंडा। एंड लास्ट, अगर मीटिंग की नोटिस भेजने में देयर वॉज अ डेलिब्रेट ओमिशन, डेलिब्रेट, जानबूझ के आपने नोटिस नहीं भेजी है, तो प्रोसीडिंग्स का क्या होगा? इनवैलिड। बट एक्सीडेंटल ओमिशन नॉट इनवैलिड। क्या कहोगे? नॉट इनवैलिड। मतलब बेसिकली इट इज गोइंग टू बी वैलिड, बट वी आर गोइंग टू स्टिक टू द लैंग्वेज ऑफ द लॉ मेकर्स। तो प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी इनवैलिड। कब की बात है? एक्सीडेंटल ओमिशन। और अगर डेलिब्रेट ओमिशन है तो प्रोसीडिंग्स का क्या होगा? इनवैलिड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन is, what is my next question? What is the, अच्छा ये बिजनेस देख लेते हैं। बिजनेसेस 2 टाइप के होते हैं, कौन से बोलो? ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल। जो बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं है तो क्या होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेसेस? अड्डा। क्या है अड्डा? बोलो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, declaration of dividend, and to consider and adopt the financial statements. Very good. Acha, next question is, what is the quorum in case of a private company and public company? Now it will depend. Public company का हो सकता है 5, 15 or 30. If the number of members is up to 1000, more than 1 up to 5000, and more than 5000, 30 members personally present, so will proxies be counted for quorum purpose? अच्छा, quorum नहीं आया within the first half an hour, meeting shall stand adjourned. Adjourned meeting में भी quorum नहीं आया, members present will be considered as, और क्या meeting validly conduct की जा सकती? But it is a meeting called by the members and the quorum was not present. What will now happen? The meeting shall stand dissolved. Yes or no, guys? Yes. आप मुझे बताओगे, can you appoint a proxy for the meeting? Yes. तो अगर member को personally present होना possible नहीं है, can he appoint a proxy? Yes. Can a proxy speak at the meeting? No. Can he vote by show of hands? No.
Can he vote by way of a poll? Can he be appointed as the chairman? Next, प्रॉक्सी जो है उसको अपॉइंट करने का फॉर्म नंबर क्या आप मुझे बता सकते हो? MGT11. यही MGT11 हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी विद इन हाउ मेनी आवर्स? 48 आवर्स. अगर 48 आवर्स से ज्यादा का समय लिखा है, इट विल बी रेड एज इफ इट इज 48 आवर्स. प्रॉक्सी जितने भी कंपनी के पास डिपॉजिट हुए, क्या आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो? इंस्पेक्ट करने के लिए कितने डे प्रायर नोटिस? 3 days प्रायर नोटिस. कब से इंस्पेक्शन चालू कर सकते हो? 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. और कब तक इंस्पेक्शन हो सकता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. फिर आप क्लास को याद कीजिए, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था. मैं भी चली गई, सर भी चले गए, मतलब मेंबर भी चलेगा, प्रॉक्सी भी चलेगा. किसका वोट वैलिड है? वाई? जैसे ही मेंबर मीटिंग में जाता है, विल इट एक्ट एज एन ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी. फिर याद है सर और फ्रेंड, प्रायर प्रॉक्सी, लेटर प्रॉक्सी. प्रॉक्सी 1 भी गया, प्रॉक्सी 2 भी गया, दोनों ने वोट किया. किसका वोट वैलिड है? लेटर प्रॉक्सी. अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी विल एक्ट एज ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द प्रायर प्रॉक्सी. बट लेटर प्रॉक्सी का प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी विद इन 48 आवर्स. कुछ याद आ रहा है क्या आपको? थोड़ा थोड़ा. सर भी चले गए, फ्रेंड भी चले गया, सर ने भी वोट किया, फ्रेंड ने भी वोट किया. क्या तुम्हें याद है? नेक्स्ट, voting. Voting can happen by 4 ways. Can you tell me these 4 ways? Show of hands, poll, electronic means and postal ballot. Show of hands का रूल बताइए. 1 member, 1 vote. पोल का रूल बताइए. 1 share, 1 vote. सबसे पहले तो very natural mode of voting is by show of hands. But if later on a poll is demanded, the chairman will conduct the voting again through the poll system. Whatever was the decision through the poll system will be full and final and will be conclusive and will be concluded for the meeting purpose. Yes or no, guys? Yes. A proxy cannot vote by show of hands, but he can demand a poll and he can also vote through polling process. Proxy, एक person कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? 50 लोगों के लिए वो प्रॉक्सीज होल्ड कर सकता है. आर प्रॉक्सीज काउंटेड फॉर कोरम पर्पस? बट आर रिप्रेजेंटेटिव्स काउंटेड फॉर कोरम पर्पस? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव. कोई आर्टिफिशियल बॉडी है जैसे कि कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, वो तो खुद चल के नहीं आ सकते. वो लोग क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए. एंड विल अ रिप्रेजेंटेटिव बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट? ऐसा मानेंगे जैसे सीजी नहीं, मतलब वो बंदा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट आया है, वो बंदा नहीं, वो कंपनी आई है. एंड इफ दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, आर रिप्रेजेंटेटिव काउंटेड फॉर कोरम पर्पस? हाँ के ना बोलो. नेक्स्ट, voting through electronic means. Every company which is a listed company and every company having not less than 1000 members have to give its members the facility of e-voting. E-voting is not a substitute to your physical meeting. It is an additional facility that you are giving to your members. तो इसी e-voting की जो नोटिस होती है वो रेगुलर मीटिंग के नोटिस के साथ ही जाएगी. तो रेगुलर मीटिंग की नोटिस में आप डे प्लेस आर एजेंडा लिखते थे, बट अब आप लिखोगे डे प्लेस आर एजेंडा प्लस वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द फैसिलिटी ऑफ ई-वोट. ये आपका यूजर आईडी, ये स्टेप्स टू जनरेट द पासवर्ड. इतने दिनों के लिए ये जो सिस्टम है वो पोलिंग के लिए ओपन रहने वाला है, तो उसी के दौरान आपको लॉगिन करके वोट करना होगा. वंस यू हैव कास्टेड योर वोट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यू विल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन इन द फिजिकल मीटिंग. ऑफ कोर्स यू कैन अटेंड द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग में वोटिंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन इन द मीटिंग. क्या स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना जरूरी है? यही स्क्रूटनाइजर जो है कैन बी ईदर अ प्रैक्टिसिंग CA, CS,
CMA और एन एडवोकेट। यही स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और दे देगा टू द चेयरमैन। चेयरमैन फिजिकल मीटिंग को कंडक्ट करेगा, वहां देखेगा कितने फेवर में कितने अगेंस्ट, और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाई जाएगी, रिजल्ट लिखा जाएगा और इसी रिजल्ट को क्या कंपनी के वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा। एंड दिस ई वोटिंग फैसिलिटी, जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है वो पोर्टल भी ब्लॉक हो जाता है। And come se come, the portal has to be open for 3 days, but it has to be closed 1 day prior to the general meeting before 5 p.m. Yes or no, guys? Yes. Can you tell me the 9 places where compulsory the company has to carry out the voting through a postal ballot? तो मुझे बताइए वो 9 चीजें जहां पे द रेजोल्यूशन कंपल्सरी हैज टू बी पास्ड बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। आर्टिकल्स को अल्टर करना, एमओए के 2 क्लॉजेस का अल्टरेशन, एक तो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। डीवीआर को इशू करना, शेयर्स का बायबैक करना, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर अपॉइंट करना, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग। और एक लास्ट पॉइंट जो है दैट वाज टॉकिंग अबाउट गिविंग लोन्स और गारंटीज मोर देन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड। ये 9 जगह पे कंपल्सरी द रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बात करता है अबाउट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। कब पास होता है एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? व्हेन द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? व्हेन द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। सिर्फ कितने फेवर में है और कितने अगेंस्ट में है वो आप देखोगे। जिन्होंने वोट नहीं किया है या जिनका वोट इनवैलिड है उनको आप नहीं देखने वाले हो। यस और नो गाइज? यस। जब कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है यू हैव टू फॉर्म अ फाइल विद द आरओसी। फॉर्म विच फॉर्म? MGT vote with the ROC within how many days? 30 days. Yes. Minutes prepare करना क्या कंपल्सरी है? Who signs the minutes? Within how many days? अगर जनरल मीटिंग है within 30 days. But in case of death or incapacity of the chairman, directors will give this authority to one of the directors, जो फिर minutes को साइन करेंगे। 30 दिनों के अंदर minutes बनना चाहिए and this minute book is a proof also in the court of law। जो भी minutes book में लिखा है माना जाएगा वो चीज हुई है। It is the exclusive discretion of the chairman to write or not write something in the minutes book. But if he feels that a particular matter is irrelevant, it is defamatory to a particular person or it is detrimental to the interest of the company, he may avoid writing that point in the minutes book. Yes or no guys? और directors की जो meeting होती है, the chairman of the succeeding meeting signs the minutes book. Every meeting की अलग minute book होती है, तो directors की अलग minutes book, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग की अलग मिनट बुक, जनरल मीटिंग की अलग मिनट बुक, एंड योर मिनट बुक कैन नॉट बी इन लूज लीफलेट्स। नंबर होना चाहिए ताकि कोई भी निकाल या ऐड नहीं कर सके कोई भी पेजेस। एवरी पेज हैज टू बी साइन और लास्ट पेज पे डेट एंड सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन। यस और नो गाइज? ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो माना जाएगा आपकी मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हुई है और रेजोल्यूशन प्रॉपरली पास हुआ है। अदरवाइज द मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। ओके, एक आखिरी टॉपिक जो है जो मैं रिवाइज करना चाहती हूँ, दैट इज द टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग योर मीटिंग। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट काइंड ऑफ मीटिंग एंड दैट इज द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड ऑल योर अदर सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो देखते हैं ये जो पीपीटी है जो मैंने क्लास में करवाया था उसी से इसका रिवीजन होगा। द फर्स्ट एजीएम ऑफ एवरी कंपनी हैज टू बी कंडक्टेड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कितने मंथ्स के अंदर? 9 months। 9 months कहाँ से? फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये है वो दिन जब तक आपको आपकी फर्स्ट एजीएम जो है वो कंडक्ट करनी होगी। जहां तक बात है सब्सिक्वेंट एजीएम्स की, 3 डेट्स का जो अर्लीस्ट डेट है
उस तारीख तक आपको आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम कंडक्ट करनी होती है। ये सेकंड हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है, 50th हो सकती है, या उसके बाद की कोई भी एजीएम हो सकती है। अगर आपको सब्सिक्वेंट एजीएम्स कंडक्ट करनी है, हाँ, ये सब्सिक्वेंट एजीएम्स को कंडक्ट करना होगा आपको विद इन 6 months from the close of the financial year. Plus, the gap between two AGMs should not be more than 15 months, and there should be one AGM in every calendar year. तो ये 3 डेट्स में से आप अर्लीस्ट डेट निकालोगे। जो भी अर्लीस्ट डेट रहेगा उसी तारीख तक आपको कंडक्ट करनी होगी आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम्स। और जो आखिरी पॉइंट है आज के रिवीजन के लिए, एंड दैट इज द टॉपिक रिलेटिंग टू ईजीएम्स। ईजीएम, पहली बात तो अगर डायरेक्टर्स चाहे वो खुद होके ईजीएम बुला सकते हैं बाय फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स दैट आर डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो। बट अगर मेंबर्स चाहे, मेंबर्स कौन होते हैं बेटा? कंपनी के ओनर्स, वो भी अगर चाहे तो वो मीटिंग को बुला सकते हैं बाय सेंडिंग अ रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन मतलब होता है अ रिटन रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर्स। जैसे ही मेंबर्स ने रिक्वेजिशन दिया, अब आप पूछोगे कि मैम कितने मेंबर्स ये रिक्वेजिशन दे सकते हैं? एटलीस्ट मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल कैन फाइल अ रिक्वेजिशन विद द कंपनी। और जैसे ही ये रिक्वेजिशन मिलता है, द डायरेक्टर्स हैव टू प्रोसीड टू कॉल फॉर एन ईजीएम आफ्टर 21 days, बट बिफोर 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द रिक्वेजिशन। और अगर 45 डेज के अंदर मीटिंग डायरेक्टर्स कंडक्ट नहीं करते हैं तो हम पावर दे देते हैं मेंबर्स को खुद को टू कॉल फॉर द मीटिंग, एंड दीज मेंबर्स कैन कॉल फॉर द मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द रिक्वेजिशन। तो याद रखना, ये 21, 45 और 3 months का जो स्टार्टिंग टाइम है इज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द रिक्वेजिशन। उसी के 21 days बाद, बट 45 days पहले डायरेक्टर्स मीटिंग को कॉल करेंगे। और अगर 45 डेज के अंदर डायरेक्टर्स ने मीटिंग को नहीं बुलाया तो 3 months के अंदर इट इज गोइंग टू बी द मेंबर्स देमसेल्व्स हु विल कॉल फॉर द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, व्हिच विल बी कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन। थैंक यू वेरी मच। आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।